हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द ब्राइड प्राइज। द ब्राइड प्राइज अ नोवेल बाय बुची अमीचेता। ये बुची अमीचेता का नोवेल है, बहुत ही फेमस नोवेल है। आज इस वीडियो में उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और उसकी समरी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन नॉवलिस्ट है बुची अमीचेता, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि राइटर के बैकग्राउंड की वजह से कि एक्चुअली उसके नॉवल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बुची अमीचेता बोर्न हुई थी 21 जुलाई 1944 में और उनकी डेथ हुई थी 25 जनवरी 2017 में इनकी डेथ हुई थी। शी वॉज अ नाइजीरियन बोर्न नॉवलिस्ट। नाइजीरियन की ये नॉवलिस्ट हैं, बेस्ड इन द यूके फ्रॉम 1962, और 1962 के बाद ये यूके में रहने लगी। हु ऑल्सो रोट प्लेज एंड एन ऑटोबायोग्राफी एज वेल एज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने प्लेज लिखे हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी है और चिल्ड्रंस के लिए भी इनकी स्टोरीज हैं। शी वॉज द ऑथर ऑफ मोर देन 20 बुक्स। 20 से ज्यादा बुक्स इन्होंने राइट की है, इंक्लूडिंग इन द डिच 1972, सेकंड क्लास सिटीजन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, ये नाम आपको आने चाहिए। 1974 द ब्राइड प्राइज, 1976 द स्लेव गर्ल, 1977 एंड द जॉय ऑफ मदरहुड, 1979। और मैं इस राइटर को बेसिकली क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर अगर आप पेपर उठा के देखते हैं तो 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें भी बुची अमीचेता के वर्क के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्लस 2022 के अंदर जो पेपर था उसमें भी बुची अमीचेता का क्वेश्चन था। एक में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बुची अमीचेता प्लस उनके वर्क को आपको मैच करना था। 4 राइटर्स थे और 4 उनके वर्क थे, उनको आपस में मैच करना था। तो जो बुची अमीचेता का जो वर्क दिया गया था वो वर्क दिया गया था द जॉय ऑफ मदरहुड। तो ये इनका वर्क दिया गया था। और प्लस एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उनके वर्क का, द जॉय ऑफ मदरहुड वर्क का जो मेन राइटर, सॉरी, मेन जो पार्ट है, प्रोटैगनिस्ट है, वो कौन है, एक बार ये क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। फॉर बुची अमीचेता, मेंस सब्जुगेशन ऑफ वीमेन इज ए रिकरिंग थीम। और बुची अमीचेता के वर्क्स की जो मेन इंपॉर्टेंट थीम रहती है वो ये रहती है कि कैसे मैन जो है विमेन को सब्जुगेट करता है, यानी उसका दमन करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है। वो सारा का सारा इनकी मेन थीम रहती है। और वो थीम क्यों रहती है? शी वॉज नॉट ओनली विटनेस्ड सच सब्जुगेशन सेकेंड हैंड। और ये चीजें जब भी कोई राइटर की कोई थीम बनती है तो वो ये नहीं है कि अमिचेता ने उसको सेकंड हैंड यानी कहीं से उठा लिया है थीम को, या किसी और के साथ उसने ऐसा देखा इसलिए उन्होंने ये थीम ली है, बट फर्स्ट हैंड एज वेल। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड यानी उन्होंने खुद ही उस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि कैसे एक मेल जो है फीमेल को का सब्जुगेशन करता है, यानी कैसे उसको डोमिनेट करता है, वो उन्होंने खुद किया, फील किया है। हर ओन हस्बैंड, अब कैसे हुआ उनकी लाइफ में, हर ओन हस्बैंड बर्न हर फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द ब्राइड प्राइज। और उनके खुद के हस्बैंड ने, जब बुची अमीचेता ने फर्स्ट टाइम ब्राइड प्राइज नोवेल राइट किया था, तो उनके हस्बैंड ने वो उनका नोवेल उठा के जला दिया था। सो शी हैड टू री राइट इट, और उन्होंने दोबारा, अब ये बुची अमीचेता की आप इतनी स्ट्रोंगनेस देखिए कि इतनी मतलब उनकी बहादुरी देखिए कि उन्होंने ये वर्क, ये नॉवल दोबारा से फिर से राइट किया, द ब्राइड प्राइज। और उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था। द ब्राइड प्राइज इज वन ऑफ द 11 नॉवेल्स बाय अमीचेता। अमीचेता ने टोटल 11 नॉवेल्स राइट किए हैं। who has already written plays, children books and an autobiography। और उसके अलावा उन्होंने प्लेस, बुक्स और ऑटोबायोग्राफी भी राइट की है। अब हम बात करते हैं पब्लिकेशन की, जिसके बारे में हम उनके वर्क के बारे में बात करेंगे आज। द ब्राइड प्राइज, सबसे पहले उसकी पब्लिकेशन से रिलेटेड हम चीजें देख लेते हैं।
द ब्राइड प्राइज ए 1976 नॉवल, 1976 के अंदर ये नॉवल पब्लिश हुआ था। फर्स्ट पब्लिश्ड इन यूके, सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था यूके में बाय एलिसन एंड बसबी, एंड इन एलिसन एंड बसबे ने इनको पब्लिश किया था यूके के अंदर सबसे पहले, एंड इन यूएसए, और उसके बाद ये यूएसए में पब्लिश हुआ बाय जॉर्ज ब्रेजिलर। जॉर्ज ब्रेजिलर ने इसको यूएसए में पब्लिश किया था बाय नाइजीरियन राइटर बुचिया मिचेता। ये बुचिया मिचेता का नॉवल था। इट कंसर्न इन पार्ट द प्रॉब्लम ऑफ वीमेन इन पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया, और इसके अंदर जो वीमेन की प्रॉब्लम्स है पोस्ट कॉलोनियल नाइजीरिया के अंदर वो दिखाई गई है, यानी कॉलोनियल पीरियड खत्म हो गया था नाइजीरिया के अंदर, और उसके बाद का जो वीमेन की प्रॉब्लम्स थी वो इसके अंदर शो की गई है। द ऑथर डेडिकेटेड दिस नॉवल टू हर मदर, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने ये नॉवल किसको डेडिकेट किया है, तो उन्होंने बुची अमिचेता ने ये अपना नॉवल अपनी मदर को डेडिकेट किया है, एलिस ओगबेंजे अमिचेता, उनकी मदर का नाम है, उनको इन्होंने डेडिकेट किया है ये नॉवल। द ब्राइड प्राइज इज ऑल्सो द नेम ऑफ अनरिलेटेड नॉवल बाय जर्मन नॉवलिस्ट, और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राइड प्राइज नाम से कितने नॉवेल्स हैं और कौन कौन से उनके राइटर्स हैं। तो पहले का ब्राइड प्राइज है ये एक तो बुचिया मिचेता ने राइट किया है, दूसरा इसी नाम से एक और नॉवल है जो कि जर्मन नॉवलिस्ट ने राइट किया है, उन्होंने भी उनके भी नॉवल का नाम है द ब्राइड प्राइज। वेल और उनके नॉवलिस्ट है ग्रेटे वेल। ग्रेटे वेल ने ये एक जर्मन नॉवलिस्ट है, उन्होंने राइट किया है सेम नाम से। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन जर्मन, उन्होंने अपना पब्लिश किया है जर्मन में एज डैर ब्राउट प्रीज, और इनका ये जर्मन इसका द ब्राइड प्राइज का नाम है इन 1988, यानी इन्होंने जो जर्मन नॉवलिस्ट है इन्होंने बाद में पब्लिश हुआ था इनका वर्क जर्मन में एंड इन इंग्लिश, और बाद में इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जो किया था वो किया था जॉन ब्रेडेट में, और ये 1991 में फिर पब्लिश हुआ इनका वर्क ग्रेटे वेल का। यानी ये सेम नाम से दो नॉवल हैं, एक बुची अमिचेता ने लिखा है, उन्होंने उनका पब्लिश हुआ था 1976 में, और दूसरा जर्मन में जर्मन नॉवलिस्ट ने लिखा था ग्रेटे वेल ने, और जो पब्लिश हुआ था 1988 में, ये जर्मन में पब्लिश हुआ था, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन हुई इंग्लिश में और ये पब्लिश हुआ 1991 के अंदर। तो ये इस वक्त की पब्लिकेशन हिस्ट्री है। अब बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। समरी में इसमें मैं बता देती हूँ कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स हैं एजिकल एंड माँ ब्लैकी, यानी एक माँ ब्लैकी है जो मदर है उसका नाम लिखा हुआ है माँ ब्लैकी, और एक हस्बैंड है एजिकल। एजिकल हस्बैंड है, माँ ब्लैकी वाइफ है, और इनके दो बच्चे हैं नैना नाडो, ये इनके बेटे का नाम है, असन है, और अकुना, अकुना जो है वो एक डॉटर है। ये चार हैं। उसके बाद जो जो आते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी आपको कौन कौन है। द ब्राइड प्राइज बाय बुची अमिचेता बिगिंस इन नाइजीरिया स्पेसिफिकली इन लगोस। जो स्टोरी है वो स्टोरी स्टार्ट होती है नाइजीरिया के लगोस की है। द इवेंट सेंटर अराउंड द ओडिया फैमिली, और ये स्टोरी जो है एक ओडिया फैमिली की है। एजिकल एंड माँ ब्लैकी द फादर एंड द मदर, जैसे कि मैंने बताया है एजिकल फादर है और माँ ब्लैकी मदर है। हैव टू चिल्ड्रन, इनके दो चिल्ड्रन है, नाना ननाडो ए सन लड़का है ननाडो, एंड अकुना ए डॉटर, अकुना एक डॉटर है। अकुना इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ब्राइड प्राइज, और अकुना इस ब्राइड प्राइज की मेन कैरेक्टर है, मेन हीरोइन है, मेन प्रोटैगनिस्ट है ब्राइड प्राइज की, ये आपको याद रखना है। और जो वर्क है उसके मेन जो ब्लैक राइटर्स हैं उनके मेन जो वर्क है उनके आपको प्रोटैगनिस्ट के नाम पता होने चाहिए, और मैचिंग में वही जो पिछली बार क्वेश्चन आया था वो यही आया हुआ था। उसके बाद है दो द स्टोरी बिगिंस इन अर्बन सेंटर, स्टार्टिंग में जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो अर्बन एरिया दिखाया गया है। इट फॉलोज द ओडिया फैमिली एज दे रीलोकेट टू देयर एंसेस्ट्रल विलेज, वो अपने एंसेस्ट्रल विलेज से अर्बन सेंटर में आ जाते हैं। एजकिल इज डाइंग, एजकिल मर रहा होता है, यानी वो मरने की सिचुएशन में आ गया है। दो ही डज नॉट टेल माँ ब्लैकी और देयर चिल्ड्रन, लेकिन वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को नहीं बताता कि वो मरने वाला है।
He waits until Ma Blackie is away in Ibuza, a country village, before he says farewell to their children. और उसके बाद उसकी वाइफ जो होती है वो अबूजा एक पास में ही गांव का एरिया होता है, वहां जा रही होती है। जब वो चली जाती है तब वो अपने बच्चों को बाय कहता है एस्किल, लेकिन उनको ये नहीं बताता फिर भी कि उसकी हालत इतनी खराब है कि कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। उसने कहा कि वो हॉस्पिटल कुछ घंटे के लिए जा रहा है और वापस आ जाएगा। In Nigeria at the time, a family without a father had little to means to support itself. और उसके बाद जो नाइजीरिया के अंदर उस टाइम की जो सिचुएशन थी, जो टाइम था, उसमें एक फादर के बिना एक घर होने का मतलब है कि उस घर को वो घर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन फैक्ट द फैमिली वुड बी कंसिडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट विदाउट एस्किल, यानी एस्किल एक्सपायर हो जाता है और एस्किल के बिना फैमिली ऐसी हो जाती है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इवन ननाडो नेम सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ दिस नोशन, यहां तक कि ननाडो का जो नाम था वो भी यही रिमाइंडर करता है, यही चीज की याद दिलाता है। उसके नाम का मीनिंग ही होता है एज इट ट्रांसलेट इन इंग्लिश टू फादर इज द शेल्टर, कि फादर ही है जो सबको सुरक्षित रखता है। और ये एक जगह पे नहीं है, आई थिंक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यही एक नोशन है कि फादर जो होता है वही पूरी फैमिली के लिए शेल्टर होता है। तो ननाडो का नाम का जो मीनिंग था वही था, फादर इज दिस शेल्टर। उसके बाद एस्किल डेथ लीड्स मा ब्लैकी टू टेक हर चिल्ड्रन फ्रॉम द सिटी एंड रिटर्न टू एन एग्रेरियन लाइफस्टाइल। उसके बाद एजिकल की डेथ हो जाती है। उसके बाद माँ ब्लैकी यानी जो वाइफ थी वो अपने बच्चों को लेके वापस गांव के एरिया में आ जाती है। अमिचेता टेल्स द रीडर अबाउट दिस ट्रांजिशन, और अमिचेता जो मेन नॉवलिस्ट है वो बताती है कि ये जो बदलाव था वो किस वजह से था, एज वेल एज द इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन वो देती हैं, सच एज ब्राइड प्राइस। और वो ये भी बताती है कि वहाँ के जो गांव का लाइफस्टाइल था, वहाँ पे जो किस टाइप की इसको रिचुअल्स बोल सकते हैं, किस टाइप का चीजें चल रही थी वहां पे। ब्राइड प्राइस था, ब्राइड प्राइस का मतलब है कि जब भी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए लड़की का एक प्राइस सेट होता है। शादी यानी जो लड़के वाले हैं वो लड़की के लिए प्राइस सेट कर देते हैं, तो जो जितना ज्यादा प्राइस लगाता है उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। ये था मेन ब्राइड प्राइस, यानी एक दुल्हन की कीमत। अमिचेता एक्सप्लेन दैट अकूना ट्रांसलेट टू फादर्स वेल्थ। अब उन्होंने अमिचेता ने यह भी बताया है कि जो मेन हीरोइन है या मेन प्रोटैगोनिस्ट है इस नॉवल की, अकूना, अकूना जो लड़की है उसके नाम का मीनिंग ही है फादर्स वेल्थ, यानी फादर की संपत्ति या फादर के लिए धन, विच रिफ्लेक्ट्स ए वीमन रोल इन द नाइजीरियन सोसाइटी। और उसके थ्रू, उसके नाम के थ्रू ये बताया जाता है कि नाइजीरियन सोसाइटी के अंदर एक औरत का रोल क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन नाइजीरियन एंड ब्रिटिश कस्टम्स इज आल्सो हाईलाइटेड अर्ली ऑन एज क्रूशियल थीम। और इस वर्क के अंदर जो नाइजीरियन कस्टम्स हैं और ब्रिटिश कस्टम है वो भी दिखाए गए हैं, और वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट थीम है इस वर्क के अंदर। कई बार थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नाइजीरियन और ब्रिटिश कस्टम भी है, वो भी एक थीम है इस वर्क के अंदर। अब स्टोरी आगे चलती है। अ वीमन वर्थ इज नॉट रिलायंट सोलली ऑन अ ब्राइड प्राइस। अब जो एक ब्राइड होती है वो उसका ये नहीं है कि एक सिर्फ प्राइस तक ही लिमिट है उसकी, दो दैट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन नाइजीरियन फैमिली एज अमिचिता एक्सप्लेन। हालांकि उसका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होती है वो फैमिली की इनकम के लिए। लेकिन ठीक है, एक बार शादी होगी, शादी में उसके नाम का पैसा मिल गया, वो तो ठीक है, फैमिली के लिए एक इनकम का सोर्स होगी। उसके बाद भी वन शी इज मैरिड, जब उसकी शादी हो जाती है, द चिल्ड्रन शी इज मेंट टू बियर हर हस्बैंड, तो उसके जो बच्चे होते हैं आर कंसिडर्ड हर कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली वेल्थ। जो उसके बच्चे होते हैं तो ये मानते हैं कि उसने फैमिली की वेल्थ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी बच्चे पैदा हुए हैं। एंड वेलबिंग, और घर को आगे बढ़ाने के लिए, घर की मतलब अच्छी मतलब इनकम करवाने में उसका हाथ है। कल्चरली इट इज बेस्ट इफ शी हैज सन्स। कल्चरली यानी वहां का, नाइजीरिया का ये कल्चर माना जाता है कि अगर लड़का है तो ये सबसे अच्छी बात है।
बट डॉटर्स रिप्रेजेंट द पोटेंशियल टू रिसीव अ ब्राइड प्राइज समडे। पर अगर डॉटर्स भी होती है तो कोई बात नहीं, बाद में ये मान लिया जाता है कोई बात नहीं, वो पैसा देंगी लेकिन बाद में देंगी, यानी जब वो शादी के लायक होंगी तो उनसे पैसा मिलेगा। एंड सो आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ वेल्थ टू, और वो भी वेल्थ का एक सोर्स हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्री में सेम सेम चीजें मिलती हैं। तो ये माना जाता है जो सन्स का कंसेप्ट है, आई थिंक वो तो बहुत सारी कंट्री में सेम ही है कि हमेशा जो प्रेफरेंस है वो लड़कों को ही मिलती है, कि अगर लड़का पैदा हो तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि लड़कियों को बाद में मान लेते हैं कि ठीक है अगर हुई है तो ठीक है, क्योंकि जब वो शादी का उनका टाइम होता था तो उनके लिए एक ब्राइड प्राइज होता था, एक ब्राइड का दुल्हन का जो प्राइस होता था वो होता था, और कहीं ना कहीं उससे भी घर के अंदर वेल्थ आ जाएगी, धन आ जाएगा। तो ये एक कल्चर था वहां का। When Akuna's father died, जब अकुना के फादर एस्किल की डेथ होती है, हर रिलेटिव्स अराइव्स, उसके रिलेटिव्स आते हैं, एंड शी डेफर्स टू हर आंट्स एंड अंकल्स फॉर डिसीजन रिगार्डिंग हर फादर्स फनरल राइट्स। और जो भी उसके पिता की जो अंतिम संस्कार की जो रीति रिवाज थी, उनसे वो अपने अंकल और जो आंटियां जो उनके घर में आई हुई थी, उनसे उसकी अलग सोच थी। वो सोच का रीजन ये था कि उसकी मदर के पास इतने अपने पैसे थे कि उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा था। तो एक जो एजुकेटेड होती है, एजुकेशन होता है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है किसी की सोच में। तो यहाँ पे अकुना भी जो है अपनी फैमिली सॉरी अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा अलग थी। दो शी इज क्यूरियस अबाउट हिज पासिंग। अब ये जो अकुना थी वो पढ़ी हुई थी, पढ़ी लिखी थी, तो वो जानना चाहती थी कि उसके फादर जो एक्सपायर हुए हैं वो किस रीजन की वजह से हुए थे। शी डज नॉट आस्क अबाउट इट बिकॉज गुड चिल्ड्रंस आर एक्सपेक्टेड नॉट टू बी इनक्यूजिटिव। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा चीजों की जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तो उसने किसी से नहीं पूछा कि उसके फादर को एक्चुअली क्या हुआ था। She knows that through storytelling she will eventually find out what happened to her father। और उसने ये जाना कि जो स्टोरी बाद में सुनाई जाएंगी उनसे उसको पता चल जाएगा कि इसके फादर को क्या हुआ था। Amicheta uses Ezekiel Farrell as an opportunity to explain how the Igbo people of Nigeria incorporate both their traditional belief and the Christian idea of heaven and hell। और बुची अमिचेता ने जब उसकी एजिकल के फर्नल जो दाह संस्कार था उससे एक ये बताने की कोशिश की है कि जो इबू पीपल होते हैं नाइजीरिया के, वो ट्रेडिशनल जो उनके बिलीव्स होते हैं वो प्लस क्रिश्चियन जो आइडिया होते हैं हेवन और हेल के, उनमें भी बिलीव करते हैं। फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग एनी डाइटीज, और वो नहीं चाहते कि कोई देवी देवता उनसे नाराज हो, इसलिए वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं। When माँ ब्लैकी returns to Lagos, जब माँ ब्लैकी रिटर्न वापस आती है लागोस, she knows she cannot stay in the city as a widow। तो उसको पता चल गया कि वो as a widow यहाँ पे stay नहीं कर सकती। She prepares to move with her children back to Abuja। और वो वापस अपने बच्चों के साथ अबूजा चली जाती है। There, अकोनो वो अकोनो वो अकोनो वो एजकिल ब्रदर, जो कि एजकिल का भाई था, टेक्स इन माँ ब्लैकी एंड हर टू चिल्ड्रंस। वो माँ ब्लैकी और उसके दो बच्चों को अपने साथ ले जाता है। माँ ब्लैकी इवेंचुअली मैरिज अकोन अकोन अकोनोवो अकोनोवो बिकमिंग वन ऑफ हिज मैनी वाइफ्स। अब अकोनो वो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे स्टोरी के अंदर। ये उसका चाचा है, लड़की का चाचा है अकुना का, और इसकी माँ इसके चाचा से शादी कर लेती है। उसके चाचा की बहुत सारी वाइफ्स थी, और ये भी उनमें माँ ब्लैक की यानी जो लड़की की माँ थी वो भी उनमें से एक बन गई। वट एवर ब्राइड प्राइस अकुना अट्रैक्ट्स विल नाउ गो टू अकुनो। अब जो भी ब्राइड प्राइस था अकुना का, वो सारा का सारा अकुनो वो को मिलना था, यानी वो उसके चाचा हो गए, एक तरह से उसके फादर हो गए, शादी होगी उसकी माँ के साथ। तो अकुना का जो भी ब्राइड प्राइस था सारा उसको मिलने वाला था, उसके चाचा को। हिज एम्बिशियस लीड हिम टू वांट मोर मनी, और वो बहुत ही ज्यादा पैसे का लालची था, वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको मिल जाए। बिकॉज विद दैट वेल्थ ही कैन क्लेम द टाइटल ऑफ ओबी, और वो चाहता था
वो भी जो टाइटल होता है वो एक टाइप से चीफ का होता है, और वो चाहता था कि वहां पे जो लोग हैं उनका वो चीफ बन जाए, मेन हेड बन जाए वहां पे। और इस पैसे से जो भी उसका ब्राइड प्राइस होगा अकुना की शादी के लिए, जो भी उसको पैसा मिलेगा, उससे वो वहां पे उनके लोगों का लीडर बन जाए, चीफ बन जाए। अब यहाँ पे अकुना मीट्स चाइल्ड चाइक, यहाँ पे एक और करेक्टर की एंट्री होती है, यानी हीरो की एंट्री होती है। हीरो है यहाँ पे चाइक। चाइक जो है हर फ्यूचर हस्बैंड, जो बाद में उसका हस्बैंड भी बनेगा, एंड हर सून टू बी टीचर, और उसको हर चीज में गाइड करता है और उसका टीचर बनने वाला है। However, friendship let alone a match between them is forbidden because Chaik ancestors were slaves. लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप थी और उनका जो मैच था वो नहीं हो सकता था, क्योंकि चाइक जो था वो बिलोंग करता था स्लेव्स कम्युनिटी से। जो उसके एंसेस्टर्स थे वो कहीं ना कहीं स्लेव थे, और ये माना जाता था कि इन दोनों का कनेक्शन नहीं हो सकता। सच ए कनेक्शन वुड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन टेंट नॉट ओनली अकुना बट आल्सो अकोनोवो होल फैमिली। अकुनोवो की होल फैमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात थी कि एक स्लेव से उनकी लड़की शादी कर ले। द एडल्ट इन हर लाइफ अवार हन अबाउट गेटिंग क्लोज टू चाइक, और उस घर के जो भी बड़े थे उन्होंने उसको वार्न किया अकुना को कि भाई आप चाइक से नहीं मिलोगे, विच ओनली मेक्स हर वांट टू गेट क्लोजर हिम मोर। लेकिन इससे ज्यादा जितना भी उसको मना किया चाइक अकुना को, अकुना उतना ही चाइक को पसंद करने लगी। अकुना feels alone, isolated and so turns to Chaik who feels the urge to protect her। और अकुना अपने आप को अकेला महसूस करने लगी, इसलिए वो चाइक की तरफ मुड़ने लगी। और उसके बाद चाइक को भी ये लगा कि उसको अकुना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। He knows that young men and their fathers will begin offering a bride price to Akunovo Akonovo। तो उसके बाद चाइक को कहीं ना कहीं जो हीरो था उसको ये पता है कि उसके अकुना के चाचा के पास ऑफर आने लगे हैं लड़के और उनके पेरेंट्स के पैसे के लिए, कि भाई शादी के लिए। अब ये बात शुरू हो गई थी कि अकुना को मैरिज प्रपोजल आने शुरू हो गए थे, यानी उसके चाचा के पास आने लगे थे और वो ऑफर करने लगे थे एक ब्राइड प्राइस। चाइक्स प्रोटेक्शन बिकम्स एग्रेसिव व्हेन ही फाइट्स अकोबोशी। अकोबोशी ये मेन विलेन है यहाँ पे स्टोरी के अंदर, अकोबोशी। अब चाइक का मुकाबला होता है अकोबोशी के साथ जब वो अकुना को प्रोटेक्ट करता है। इन रिटेलिएशन अकोबोशी फैमिली किडनैप अकुना। अब ये ओब्वियसली विलेन था, तो ये फाइनली क्या करते हैं, अकोबोशी की फैमिली जो है अकुना को किडनैप कर लेती है। दिस इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्टेबल वे टू मेक अ वीमन बिकेम ए मेंस वाइफ। और वहां पे नाइजीरिया के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर कोई किसी को किडनैप कर लिया जाता, किडनैप कर लेते हैं अगर लड़की को, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो भाई उस मैन की वाइफ हो जाएगी, ये मान लिया जाता है। When अकुबोशी अटेम्प्ट टू रेप अकुना, लेकिन जब अकुबोशी अकुना का रेप करने की कोशिश करता है, शी टेल्स हिम दैट शी हैड ऑलरेडी स्लेप्ट विद चाइक आउटविटिंग हिम। तो यहाँ पे अकुना चालाकी दिखाती है और उसको झूठ बोल देती है कि वो ऑलरेडी स्लेप्ट विद चाइक, तो वो ये इसको बोल देती है। द लाई एंगर्स अकोबोशी, इससे अकोबोशी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। दैट ही डजंट इवन बोदर टू टेस्ट हर ऑन हर स्टोरी, और यहाँ तक कि वो उसकी स्टोरी पे को टेस्ट करने की भी कोशिश नहीं करता कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। अकुना मैनेजेस टू एस्केप अकोबोशी फैमिली। अब अकुना यहाँ पे अकोबोशी की फैमिली से किसी तरह से भाग निकलती है विद दी हेल्प ऑफ चाइक, चाइक की हीरो की मदद से, एंड ननंडो ये जो इसका भाई था उसकी मदद से, अपने भाई और चाइक की मदद से यहाँ से भाग निकलती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में अकुना एंड चाइक लिव टुगेदर आउटसाइड ऑफ द विलेज। दोनों अकुना और चाइक दोनों शादी कर लेते हैं और गांव के बाहर रहते हैं। दे हैव ए फर्निश्ड हाउस, उनका एक बहुत अच्छा मकान था। एंड ईच ऑफ देम वर्क इन जॉब, सारे के सारे जॉब में लग जाते हैं। सून अकुना इज प्रेग्नेंट, और जल्दी ही अकुना प्रेग्नेंट हो जाती है। डिस्पाइट देयर हैप्पीनेस दो नॉट ऑल इज वेल इन देयर लाइव्स।
हालांकि ये एक खुशी आई थी उनकी जिंदगी में, लेकिन वो सारी खुशी जो है लगातार उनकी लाइफ में नहीं थी, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अकोनोवो रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ब्राइड प्राइस। और उसके बाद क्या होता है, चाय का फादर, चाय की और अकुना की शादी हो जाती है। उसके बाद चाय का फादर अकुनोवो को एक ब्राइड प्राइज देने की कोशिश करता है, डिस्पाइट हिज सेवरल अटेम्प्ट्स ऑल जेनरस। वो बहुत ही ईमानदारी से बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता है अकुनोवो को कि भाई आप शादी तो अब हो चुकी है, आप जो ब्राइड प्राइस है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। बट अकोनो वो जो है वो ब्राइड प्राइस लेने से मना कर देता है। दिस अकॉर्डिंग टू ट्राइबल ट्रेडिशन। अब ट्राइबल ट्रेडिशन क्या था, मीन्स दैट अकुनो विल बी कर्स्ड एंड डाई इन चाइल्ड बर्थ। तो ये माना जाता है अगर किसी लड़की का ब्राइड प्राइज नहीं मिलता और नहीं लिया जाता, पेरेंट्स ब्राइड प्राइज नहीं ले जाते, तो इसका मतलब ये होता है जिस भी लड़की की शादी हुई हुई होती है वो चाइल्ड बर्थ के टाइम उस पे एक श्राप लग जाएगा उसको, और चाइल्ड बर्थ के टाइम वो मर जाएगी। ये एक मतलब स्टोरी थी वहां पे। अनेबल टू टर्न बैक टू हर पीपल्स ट्रेडिशन कंप्लीटली। हालांकि जो अकुना होती है वो भी पूरी तरह से जो वहाँ के लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं उनकी तरफ से मुंह नहीं मोड़ती पूरी तरह से। अकुना बिकम सर्टेन, उसको अकुना को भी यकीन हो जाता है दैट शी विल बी फ्री थ्रू हर डेथ। तो उसको भी लगता है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी ना तब जाके वो कहीं फ्री होगी इन सारी चीजों से। अकुनोवो हैज गॉन सो फार एज टू डिवोर्स माँ ब्लैकी। और अकुनोवो यहाँ तक इस हद तक पहुंच जाता है कि वो माँ ब्लैकी को डिवोर्स देने तक पहुंच जाता है। एंड टॉर्चर अ डोल मेड इन अकुनाज इमेज। और एक डोल बनी हुई होती है अकुना की, उसको भी वो टॉर्चर करता है, यानी उसको ये लगता है कि कैसे अकुना ने उसके साथ अकुना कैसे यहाँ से चली गई विदाउट ब्राइड प्राइज के। When Akuna feels sick, she goes home. Akuna अपने आप को बीमार फील करती है, वह घर जाती है। There she is not sure if she will have a baby. उसको यकीन नहीं था कि बेबी होने वाला है। Soon the doctor in Chai's oil company confirms that Akuna will have a baby. चाय ऑयल कंपनी में काम करता है तो वहां के डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि अकुना को बेबी होने वाला है। लेटर ऑन व्हेन ही फील्स सिक एंड स्क्रीम्स, जब वो बहुत ज्यादा अकुना बीमार हो जाती है और चिल्लाती है, चाय ब्रिंग्स हर टू हॉस्पिटल। चाय उसको हॉस्पिटल लेके आता है। देयर अकुना डाइज इन चाइल्ड बर्थ, और अकुना की चाइल्ड बर्थ के टाइम डेथ हो जाती है। चाय क्रिश्चियंस हिज बेबी जॉय, और चाय अपने बेटे का नाम जॉय रखता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी ब्राइड प्राइज, यानी कैसे एक लड़की का दिखाया गया है, नाइजीरिया के अंदर शो किया गया है कि कैसे ब्राइड प्राइज ही मेन मतलब औरत को एक सोर्स माना जाता है इनकम का, किस तरह से एज ए ब्राइड प्राइज के तौर पे जो उसको मिलेगा। और अगर ब्राइड प्राइज से पैसा मिल जाता है उसके बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं, यानी ये अगर लड़के होते हैं तो अच्छा माना जाता है, लड़कियां होती है तो ये माना जाता है कि अभी नहीं पैसे मिलेंगे तो बाद में जब उनकी शादियां होगी तब तो पैसे मिलेंगे। तो वो फैमिली के लिए एक वेल्थ का इनकम होती है। तो ये सारी स्टोरी जो है ये बुची अमिचेता ने लिखी है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा बुची अमिचेता के को समझने के लिए, उनका बैकग्राउंड समझने के लिए, इस स्टोरी को समझने के लिए। Please do like, share and subscribe my channel, Passion for Literature. Thank you.